नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। राजधानी के लेवल 2 कोविड अस्पताल में कोविड रोगी की हत्या कर दी गई। युवक लहूलुहान हालत में अस्पताल की फर्श पर खुले में पड़ा रहा। किसी डॉक्टर ने यह भी नहीं देखा कि वह मर गया या उसकी कुछ सांसें बाकी हैं। रक्त रंजित देह को कोविड मृतकों की तरह पैक करके उसे फुंकवा दिया गया। इस तरह युवा रोगी की हत्या का मसला भी रहस्य में पैक कर फूंक दिया गया। प्रदेश के 2 शीर्ष अधिकारियों अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और अमित मोहन प्रसाद को मैंने इस घटना की सूचना दी थी और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा करते हुए उनसे आधिकारिक वर्जन भी मांगा था। लेकिन इन अधिकारियों ने इस संवेदनशील सूचना को भी पैक कर दिया। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता भले ही दिखाते रहे, लेकिन उनके खास अधिकारी उनकी सियासत को पैक करने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के लगातार हो रहे निरीक्षण, समीक्षण और विश्लेषण से कोविड को लेकर उनकी सक्रियता का पता चल रहा है। अखबार और चैनल वाले भी खूब सक्रिय हैं। वे कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की लगातार कम होती संख्या को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मूलभूत फर्क की वजहों पर वे कोई सवाल नहीं उठा रहे। मुख्यमंत्री के शीर्ष नौकरशाह मुख्यमंत्री को किस तरह अंधेरे में रख रहे हैं, उसके कुछ मर्मस्पर्शी किंतु सनसनीखेज उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। आपको इसे देखकर हैरत होगी और अत्यंत तकलीफ होगी कि सत्ता शीर्ष पर बैठे नौकरशाह क्या इतने घटिया स्तर तक हृदयहीन और दायित्वहीन हो सकते हैं। कोरोना रोगियों के साथ आपराधिक व्यवहार कर उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के बारे में नौकरशाहों को जो प्रामाणिक सूचनाएं दी जाती हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री को सूचित करने का दायित्व निभाने की बात तो छोड़िए। ये नौकरशाह दोषी डॉक्टरों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनकी हिफाजत में लग जाते हैं और पूछे गए सवालों का आधिकारिक जवाब देने से कन्नी काट लेते हैं। आपराधिक सलूक के कारण हुई कोरोना रोगियों की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों, उन्हें पालने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और संरक्षण देने वाले शीर्ष नौकरशाहों पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि यह भारत में संभव नहीं है। हम आम नागरिकों का अनुभव यही है। जैसा आपको बताया कि मैं कुछ सनसनीखेज घटनाएं आपके समक्ष रखूंगा। ये चावल के कुछ पके हुए दाने हैं, इससे आपको पूरी हांडी का अंदाजा लग जाएगा। अपने पत्रकारीय जीवन में मैंने अपनी खबरों के लिए विश्वसनीय सूत्र के कंधे का सहारा नहीं लिया। जो लिखा उसकी जिम्मेदारी खुद ली, उसे ओन किया। इस आधार वाक्य को ध्यान में रखते हुए आप इन घटनाओं को देखें जो मैं 3 एपिसोड में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला हृदय विदारक उदाहरण है कोविड रोगियों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल यानी लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषित लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित राम सागर मिश्र 100 शैय्या अस्पताल में 32 साल के युवक अखिलेश प्रताप सिंह की हत्या की विचित्र घटना का। गोमती नगर स्थित विराजखंड के रहने वाले वैजनाथ सिंह के 32 वर्षीय पुत्र अखिलेश प्रताप सिंह को कोविड पेशेंट के रूप में 26 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 28 अप्रैल की सुबह अखिलेश प्रताप सिंह की अस्पताल में ही हत्या कर दी गई। 1-2 रोगियों ने अखिलेश प्रताप को बाथरूम में लहूलुहान हालत में गिरा हुआ देखा। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और अखिलेश लहूलुहान हालत में दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। फौरन अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक डॉक्टर सुमित कुमार महाराज समेत अन्य अधिकारियों को इसकी आनन फानन में सूचना दी गई।
लेकिन वहां कोई नहीं आया और अखिलेश का निष्पंद शरीर रक्त रंजित हालत में वहीं का वहीं पड़ा रहा। रोगियों ने ही उसकी लहूलुहान फोटो खींचकर उसे कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, चीत्कार मचाया, लेकिन किसी ने भी रोगियों की चीत्कार नहीं सुनी। आप भी वह फोटो देखें और चरम विभत्सता का अंदाजा लगाएं। आशंका है कि बाथरूम में घुसते ही वहां पहले से घात लगाए हत्यारे ने अखिलेश के सिर पर किसी भारी औजार से वार किया, जिससे वह वहीं का वहीं ढेर हो गया और हत्यारा दरवाजा खोलकर भाग निकला। मौके का परिदृश्य इसी तरफ संकेत दे रहा है। आप यह तस्वीर देखें, बाथरूम का फर्श बिल्कुल सूखा हुआ है। अखिलेश का खून से सना शरीर बाथरूम के भीतर बिल्कुल दरवाजे से लगा हुआ गिरा पड़ा है। बाथरूम का दरवाजा एक आदमी के खिसकने भर का खुला हुआ है। घटना के लीपापोती में लगे अस्पताल के अधिकारी कहते हैं कि बाथरूम में फिसल कर गिरने से अखिलेश की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई। बाथरूम का फर्श बिल्कुल सूखा हुआ था, तो अखिलेश का बाथरूम में फिसलना किस तर्क पर आधारित है? सवाल यह भी है कि अस्पताल के अधिकारी जब यह जानते हैं कि अखिलेश की हत्या नहीं हुई, तो वे यह कैसे जानते हैं कि अखिलेश की मौत बाथरूम में फिसलने से हुई? फिर अस्पताल के दस्तावेजों में अखिलेश की मृत्यु का यह कारण क्यों नहीं लिखा गया? क्या अखिलेश की मौत की वजह जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम कराया गया? क्या इस मेडिको लीगल केस के बारे में पुलिस को इत्तिला की गई? अगर अखिलेश की मौत बाथरूम में फिसलने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई, तो उसकी लाश कोविड मृतकों की तरह पैक कर क्यों फुकवा दी गई? डेथ सर्टिफिकेट में यह कैसे लिख दिया कि अखिलेश प्रताप सिंह की मृत्यु कोविड न्यूमोनिया की वजह से हुई? जब अखिलेश को कोविड न्यूमोनिया था, तो डॉक्टर सुमित कुमार महाराज ने उसका सीपीआर क्यों किया? सीपीआर को आम बोलचाल की भाषा में मरीज को जिलाने की आखिरी कोशिश में सीना दबाना और कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया अपनाना कहते हैं। डॉक्टर सुमित ने मरीज की प्रोफ्यूज ब्लीडिंग का मैनेजमेंट क्या किया? फाइल पर उसके नोट्स कहां हैं? डॉक्टर सुमित ने पेशेंट कब अटेंड किया? सीपीआर नोट्स डालने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? राम सागर मिश्र अस्पताल में कोविड से जितनी भी डेथ हुई, उसमें कितने केस में सीपीआर किया गया? कोविड न्यूमोनिया से मरने वाले रोगियों का सीपीआर नहीं किया जाता। फिर कोविड पेशेंट अखिलेश का सीपीआर करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? जब सीपीआर किया तो उसमें टाइम दर्ज क्यों नहीं किया? कंट्रोल रूम से या ड्यूटी सिस्टर से जो कॉल मिली, उसमें क्या कंप्लेन थी? इस कॉल पर पेशेंट को अटेंड करने कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया? जब कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर यह सूचना दौड़ रही थी और ड्यूटी डॉक्टर को मौके पर बुलाया जा रहा था, तब डॉक्टर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? तो क्यों नहीं यह माना जाए कि अखिलेश की हत्या की साजिश में अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर शामिल थे और सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचकर वे उसके मरने का इंतजार करते रहे? घटना के दिन सुबह 8 से शाम 3 बजे के शिफ्ट में किस डॉक्टर की ड्यूटी थी? ड्यूटी रजिस्टर देखें तो उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक डॉक्टर सुमित कुमार महाराज की ड्यूटी थी। फिर डॉक्टर सुमित ड्यूटी से कहां और क्यों लापता थे? इसके अलावा डॉक्टर सुमित उस हॉस्पिटल के नोडल अफसर और कार्यकारी अधीक्षक भी हैं, तो उन्होंने इस पद की क्या जिम्मेदारी निभाई? अखिलेश प्रताप सिंह की संदेहास्पद मौत का मसला स्पष्ट तौर पर मेडिको लीगल मसला है और इसके मुताबिक ही इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और नवनीत सहगल ने ऐसा नहीं होने दिया और मुख्यमंत्री को भी अंधेरे में रखा।
इन अधिकारियों ने न मामले की जांच पड़ताल कराई और न ऐसे मेडिको लीगल केस को पुलिस के ही सुपुर्द किया। इन अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब अब सरकार ही इनसे पूछेगी। आधिकारिक दस्तावेज देखें तो आपको बहुत हैरानी होगी। सुबह के 10:24 पर कंट्रोल रूम से यह संदेश प्रसारित हुआ कि बाथरूम में मरीज लहूलुहान हालत में गिरा पड़ा है। कंट्रोल रूम ने यह भी संदेश दिया कि मरीज को भीषण ब्लीडिंग हो रही है। इसके बावजूद वहां कोई नहीं आया और किसी डॉक्टर ने मरीज को उठाकर उसका इलाज करने या जांच करने की जहमत नहीं उठाई। अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक डॉक्टर सुमित कुमार महाराज घर पर सोए रहे और आराम से 2:30 बजे दोपहर अस्पताल पहुंचे। 2:30 बजे के बाद अस्पताल पहुंचने वाले डॉक्टर सुमित कुमार महाराज ने आनन फानन में कागजी औपचारिकताएं निभाई। लहूलुहान अखिलेश के शरीर को छुआ तक नहीं, लेकिन झूठा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर नोट्स लिख डाला। सीपीआर में कार्यकारी अधीक्षक ने मृत्यु का समय दर्ज नहीं किया ताकि बाद में उसे समयानुकूल मैनिपुलेट किया जा सके, लेकिन तब तक कुछ कर्मचारियों ने सीपीआर नोट्स की फोटो खींच ली थी। लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल के कार्यकारी अधीक्षक का पद संभालने वाला डॉक्टर सीपीआर की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर रख दे, यह अकल्पनीय है। आप अस्पताल के दस्तावेज या क्लिनिकल नोट्स देखें तो कहीं भी कार्यकारी अधीक्षक के हस्ताक्षर नहीं पाएंगे। यानी कोविड अस्पताल का कार्यकारी अधीक्षक कभी भी कोविड वार्ड के अंदर झांकने तक नहीं गया। और तो और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह जब कोविड से संक्रमित होकर उसी अस्पताल में भर्ती हुए तो उनके किसी भी केस शीट पर डॉक्टर सुमित कुमार महाराज की नोटिंग नहीं मिलेगी। यहां तक कि अधीक्षक महोदय को इंजेक्शन लगना है तो यह एडवाइस भी डेंटल डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर सुमित कुमार महाराज ने नहीं लिखा। रामसागर मिश्र अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह के बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक आलोक रंजन ने 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की उपेक्षा कर डॉक्टर सुमित कुमार महाराज को कार्यकारी अधीक्षक का प्रभार सौंप दिया था। डॉक्टर वीके सिंह की हालत खराब होने पर उन्हें पीजीआई भर्ती कराया गया, जहां पिछले दिनों उनकी मौत हो गई। अस्पताल में इस कदर अराजकता फैली हुई है कि दांतों के डॉक्टर से कोविड रोगियों का इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर एके श्रीवास्तव डेंटल सर्जन हैं, लेकिन प्रभारी अधीक्षक ने उन्हें ही कोविड मरीजों की भर्ती करने से लेकर उनका परीक्षण और उपचार तक करने का जिम्मा दे रखा है। जबकि इसी अस्पताल में फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों को खाली बिठाकर रखा गया है। 29 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए कोविड रोगी संजय कुमार की फाइल का सारा परीक्षण डॉक्टर गिरीश चंद्र पांडे ने किया, जो उस समय कोविड ड्यूटी पर थे ही नहीं। यानी बिना मरीज देखे ही फाइल भर दी गई और इलाज होने लगा। ऐसा ही विचित्र मामला कोविड मरीज रमेश चंद्र अवस्थी का है। अवस्थी 27 अप्रैल को भर्ती हुए, लेकिन इनकी फाइल 3 मई को बनी। इस दरमियान मरीज का क्या इलाज हुआ और उन्हें किस आधार पर अस्पताल में रखा गया, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। क्लिनिकल नोटिंग देखकर आसानी से पता चल जाएगा कि रमेश चंद्र अवस्थी भी डॉक्टर सुमित महाराज के अंडर में ही भर्ती हुए थे। दुखद तथ्य यह है कि मरीजों से संबंधित फाइलों पर डॉक्टरों की ऐसी कई सारी नोटिंग्स मिलेंगी जो ड्यूटी पर थे ही नहीं। वे सिर्फ नोट्स डालकर चले गए। ड्यूटी रोस्टर से इसका खुलासा होता है। लेवल 2 जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी न लगाकर आयुष चिकित्सकों और दांत के डॉक्टरों से काम लेना मरीजों के साथ विश्वासघात ही तो है। कोविड रोगी अखिलेश प्रताप सिंह की संदेहास्पद मौत और अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक की आपराधिक लापरवाही की जानकारी
मैंने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को 16 मई को ही दे दी थी। इन शीर्ष अधिकारियों से मैंने आधिकारिक वर्जन भी मांगा था। मैंने अमित मोहन प्रसाद से पूछा था कि स्वास्थ्य महकमे के अपर निदेशक आलोक रंजन ने सारे नियम प्रावधान ताक पर रखकर डॉक्टर सुमित कुमार महाराज को अस्पताल का कार्यकारी अधीक्षक कैसे बना दिया। लेकिन अमित मोहन प्रसाद ने न इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब दिया और न किसी तरह की कोई कार्रवाई ही की। इसके बजाय बहुत ही सतही तरीके से लीपापोती की हरकतें होने लगी। स्वास्थ्य महकमे के अपर निदेशक का यह आदेश पत्र देखिए। आदेश की तारीख आप गौर से देखें। यह 19 मई 2021 को जारी हुआ, यानी अमित मोहन प्रसाद से मेरे द्वारा सवाल पूछने के मात्र 3 दिन बाद ही। इस आदेश पत्र का मजमून देखें तो आपको हंसी आएगी। पत्र में कहा गया कि पुराना आदेश लागू रहेगा। इस आदेश पत्र का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन संवेदनशील मसलों पर जवाब देने के बजाय वरिष्ठ नौकरशाह छोटे स्तर के अपने चमचा अधिकारियों के जरिए ऐसी ही छोटी स्तर की हरकतें करते हैं। अब मीडिया की भी विडंबना देखते चलिए। मैंने इस खबर पर वीडियो प्रोग्राम बनाने के पहले एक राष्ट्रीय अखबार के लखनऊ संस्करण में मेडिकल बीट देखने वाले रिपोर्टर को पूरी खबर बताई और सारे संदर्भित दस्तावेज दिए, ताकि मानवीय संवेदना से जुड़ी इस खबर के दैनिक अखबार में प्रकाशित होने से मुद्दा खड़ा हो, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाए और कोविड कहर के बीच अस्पताल में फैली अराजकता पर अंकुश लग पाए। लेकिन राष्ट्रीय अखबार के लखनवी रिपोर्टर ने भी राष्ट्र की मुख्य धारा का चरित्र निर्वहन करते हुए इस खबर को अखिलेश की लाश की तरह ही पैक करके रख दिया और पत्रकारिता को लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। सत्य का उजाला इसी तरह अनैतिक अंधेरे में विलुप्त होता चला जाएगा। इससे आगाह रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था में उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले मेधावी इंजीनियर और भारतीय सेना में समर्पित रही 2 पीढ़ियों की नायाब निशानी को कोविड के इलाज के नाम पर अस्पताल ने किस तरह चूस कर सड़क पर फेंक दिया और सड़क पर ही अपने प्रदेश की मेधा ने किस तरह दम तोड़ दिया, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। इसे हम अगले किस्त में देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।